स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर हमारी नेक्स्ट थियरी की, मतलब कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। उससे पहले अगर हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर की बात करें तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बहुत एक इंटरेस्टिंग थ्योरी को पढ़ा था, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, जहां पे विन ने बताया था कि भाई कोई भी दुनिया की बॉडी अपने टेम्परेचर के मुताबिक अपने में से किसी भी टाइम किसी भी वक्त अलग अलग तरह के वेवलेंथ को, अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी को वो एमिट करती होगी। जो वेवलेंथ आपकी आंख में आएगी उसके मुताबिक आप लोगों को उसका कलर दिखेगा। जहां भी हम लोगों ने दो एग्जांपल्स लिए थे कि हमारी बॉडी में से भी राइट नाउ फिलहाल अभी भी कोई एक वेवलेंथ निकल रही है, जिसमें से एक पर्टिकुलर, कितनी सारी वेवलेंथ निकलती होंगी लेकिन उसमें से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जिसकी फ्रीक्वेंसी या तो पर्टिकुलर वेवलेंथ जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी वो आपकी आंख में सबसे पहले झाके, ठीक है, आपकी आंख में एंटर होगी। तो क्या होगा भाई कि आपको वो कलर अप्रोक्सीमेटली दिखेगा। तो हमारी बॉडी में से जो वेवलेंथ निकलती है भाई उसकी रेंज थी इंफ्रारेड रेंज में, इसलिए वो हमको नहीं दिखती है, ठीक है, लेकिन वो निकलती तो है। that is in the range of infrared wavelength। और दूसरी बात ये थी कि जब हम उसको ज्यादा गर्म करें किसी बॉडी को या तो बार को 1100 केल्विन के आसपास, तो उसमें से रेड कलर आपको निकलता है वो दिखेगा। तो उसकी जो वेवलेंथ होगी जो आपके आंख में आएगी वो वेवलेंथ रेड कलर के जितनी होगी, जिसलिए आप लोगों को वो कलर रेड दिख रहा है, ठीक है। वो सब बात की थी, ठीक है। फिर उसने विन ने क्या किया, पूरा एक चार्ट बनाया। उस चार्ट में उसने देखा कि जैसे जैसे आप लोग बॉडी को गर्म कर रहे हो उसमें से जो वेवलेंथ निकल रही है वो कम हो रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। उसके मुताबिक उसने हमें एक लॉ दिया, that law was the wavelength emitted from any body is inversely proportional to its individual और you can say absolute temperature। टेम्परेचर को सामने क्यों ले जाओगे, हमें मिल रहा था एक मोस्ट आइंस्टीन लॉ, that was lambda into temperature is equal to constant। lambda of m का मतलब क्या होता है भाई कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ आपकी आंख में आती है उसी वेवलेंथ, बिकॉज वेवलेंथ तो हर एक निकलेगी, इसमें से ज्यादातर जो वेवलेंथ आपकी आंख में आएगी उस वेवलेंथ की ही सिर्फ बात हो रही है और सबसे पहले जो आएगी उस वेवलेंथ की बात हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोगों ने बात की थी कि भाई ये विंस लॉ हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे है प्रैक्टिकली। हमने बात की थी कि जो ऑब्जेक्ट हमारे नजदीक है चलो उनको तो हम लोग थर्मोमीटर या तो अलग टेक्निक से भी मेजर कर सकते हैं उसका टेम्परेचर, लेकिन जो बहुत ही फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल सन, मून एंड अदर स्टार्स, तो उनका अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर इनकी वेवलेंथ को मेजर करके फाइंड किया जाता है। कैसे, वो हम लोगों ने मून और सन के लिए अप्रोक्सीमेट फाइंड किया था, तो वो भी एक प्रैक्टिकल बात थी। तो आप लोगों का डाउट सॉल्व हो जाएगा कि चलो भैया कुछ काम तो आता है, ठीक है भाई लाइफ में। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। मैं आपको फिर से याद करवाऊंगा एक बार कि जो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ था, जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये हर एक चीज वी आर स्टडीइंग इन हीट रेडिएशन। हम लोग हीट ट्रांसफर के थर्ड पार्ट हीट रेडिएशन में स्टडी कर रहे हैं, जो आपको पता होना चाहिए। एंड हीट रेडिएशन का मेन हीरो कौन होगा भाई, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा में अच्छी तरह से करवाया था। ओके चलो, तो इसका जो स्टेटमेंट होगा भाई वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं कि the radiated electron magnetic the radiated energy of, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, नीचे आप लोग समझ जाना, रेडी। the radiated energy of electromagnetic waves per unit time from any body any substance। उसने स्टीफन बोल्ट्जमैन, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट है, ठीक है, एक ने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दिया, एक साइंटिस्ट ने उसका थ्योरेटिकल प्रूफ किया, ठीक है। दोनों
अलग अलग साइंटिस्ट है, ठीक है। चलो उन लोगों ने क्या प्रूव किया, अभी मैंने जो रिवीजन किया वही कि भाई कोई भी बॉडी पर सेकंड एवरी टाइम एवरी सेकंड अपने में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी को रेडिएट करती होगी, जो आपके तक पहुंचेगी और आपको वो गर्म लगेगा या तो ठंडा लगेगा फ्रॉम एनी बॉडी इज। अब ध्यान रखना भाई, यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट जी बताऊंगा। मोस्ट टाइम पी इक्वेशन है, ठीक है। मोस्ट टाइम इज डिपेंडेंट ऑन इट्स डायमेंशन मतलब क्या आएगा भाई, यहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ये जो एनर्जी रेडिएट हो रही है कौन सी चीज पे, सब्सटेंस की कौन सी चीज पे डिपेंड करेगी, तो उसके डायमेंशन पे, ओके। फिर उसकी एमिसिविटी पे, मैंने आपको करवाया था ना एक्स्ट्रा एमिसिविटी, आपकी बुक में उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा, डायरेक्ट लिखा हुआ है। एमिसिविटी मतलब क्या होता है कि वो कितना एनर्जी एमिट कर पाता है, ठीक है। हर एक बॉडी का एमिसिविटी अलग होगा, उसके मुताबिक वो क्या करेगा, अपने में से अपने टेम्परेचर के मुताबिक रेडिएशन को एमिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल 4 अलग अलग बॉडीज होंगी, ठीक है। हर एक का टेम्परेचर चलिए सेम होगा, फिर भी हर एक में से जो रेडिएशन होगा वो अलग अलग होगा। क्यों भाई, बिकॉज हर एक की एमिसिविटी, हर एक का नेचर, हर एक का स्वभाव क्या होगा, अलग होगा। दैट इज कॉल्ड एमिसिविटी। तो एमिसिविटी से डिपेंड होगा कि वो कितना रेडिएशन कर रहा है, ठीक है। नाम वैसा काम, एमिसिविटी में एक वर्ड छुपा हुआ है, एमिट। एमिट करना मतलब छोड़ना, ठीक है। इट्स एमिसिविटी, उसकी कितनी एमिसिविटी है, एंड इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। एकदम कॉमन सेंस और एकदम प्रैक्टिकल बात है भाई कि कोई भी बॉडी कितना अपने में से एनर्जी रेडिएट करेगी, वो कौन सी चीज पे डिपेंड करेगा। तो सिंपल सी बात है, एक टेम्परेचर पे तो सबसे पहले डिपेंड करेगा, जितना गर्म उतना ज्यादा रेडिएशन। उसका कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सोच लीजिए आप लोग, छोटी वाली कोई सब्सटेंस होगी, कोई बॉडी होगी, और कोई बड़ी वाली बॉडी होगी, तो दोनों का मेरे भाई रेडिएशन क्या होगा, अलग होगा ऑब्वियसली। और उसकी एमिसिविटी कितनी है उसके मुताबिक आप लोगों को उसे फील लेके, उसे एक्सपीरियंस करके समझना, ये घटना नहीं है, ये सभी चीजें पूरी प्रैक्टिकल चीजें उसने बताई है, ठीक है। चलिए भाई, तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, मैंने क्या लिखा हुआ है देखो आप लोग, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, dq बाय dt। क्लियर दिख रहा है क्या, एक एक सेकंड पे जो टाइम बदलेगा उसके मुताबिक उसकी एनर्जी वो एमिट करेगा, जिससे आपकी बुक में बताया गया है सिंबल वाइज एच मीन हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल। चलो क्या लिखा हुआ है बताइए, ए इंटू ई इंटू T⁴, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा भाई, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन टेम्परेचर के साथ उसका रिलेशन उसे क्या मिला, T⁴ मिला। अब ऑब्वियसली बात है भाई कि जब आप लोग प्रोपोर्शनल की साइन रिमूव करोगे तो आप लोगों को एक कांस्टेंट रखना होगा, और कांस्टेंट कौन सा होगा, जिसने फाइंड किया उसका ही होगा ना भाई। चलिए सिग्मा मिलेगा, मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ मस्त तरह से, सिग्मा इंटू ई इंटू T⁴ इंटू ए, ठीक है। चलो ये बन गया आपका मोस्ट टाइम इक्वेशन। यहाँ पे मैं आपको एक जबरदस्त शॉर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसे आप लोग गुजराती में या तो एज वेल एज हिंदी में भी याद रख सकते हो। चलिए, जब आप लोग व्हाट्सअप यूज करते हो, ठीक है, व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप में आप लोग लिखते हो ना भाई 6, ठीक है, तो वो कैसे लिखते हो आप लोग, फिक्स लिखते हो ना, ये फिक्स जैसा दिख रहा है, सही में इसको सिग्मा बोलते हैं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, शॉर्टकट की बात हो रही है। तो क्या मैं इसको 6 लिख सकता हूँ इस तरह से, हिंदी में आप लोग ऐसे लिखोगे, गुजराती में भी इस तरह से लिखोगे, और क्या होगा भाई बताइए, ये क्या होगा, टा, ठीक है। हाँ, इस तरह से आप लोग लिखोगे ना, गुजराती में आप लोग कैसे लिखोगे, इस तरह से, ठीक है। चलो ये बन गया आपका शॉर्टकट। हम लोग क्या बोलेंगे आज से, 6टा, बिकॉज ये इक्वेशन कोई भी स्टूडेंट को याद ही नहीं रहता है, और ये यूनिट के लिए भी मोस्ट टाइम इक्वेशन है 6टा। 6 मतलब क्या होगा भाई, 6 जैसा दिख रहा है, सही में 6 नहीं है मेरे भाई, इट इज सिग्मा, ठीक है, और 6 जैसा दिख रहा है ना, 6 मतलब सिग्मा इंटू ई, टा मतलब T इंटू ए, फिर T कितना आएगा वो याद रखना है, T⁴, ठीक है। ये बन गया आपका शॉर्टकट। कंपल्सरी इक्वेशन याद रखने के लिए कुछ ना कुछ शॉर्टकट आपको चाहिए होगा, बिकॉज इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, समझ में आ जाएगा लेकिन याद रखने में थोड़ा टफ रहेगा। ओके चलिए, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या बताएंगे बताइए, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। जैसे अभी विन का कांस्टेंट था लास्ट
रिवीजन में, वैसे वो इसका कांस्टेंट। चलो इसकी वैल्यू आपको लोगों को दी जाएगी, मैं भी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 कितना होगा 673 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। चलो इसका यूनिट में अभी लिख रहा हूँ 5 मिनट के बाद, क्यों, पहले मैं आपको इसका प्रूफ कराऊंगा यूनिट का, ठीक है। चलो मेरे भाई इसका यूनिट में यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। कितना होगा बताइए, एनर्जी पर टाइम, यू कैन सी एनर्जी पर टाइम, एनर्जी मतलब कितना होगा जूल, यहाँ पे भी लिख रहा है जूल, पर टाइम मतलब सेकंड होगा। नेक्स्ट चलो सिग्मा, उसका यूनिट आप लोगों को फाइंड करना है, उसको हम लोग ब्रैकेट में बता देंगे मेरे भाई। ई इज एमिसिविटी, उसका कुछ यूनिट ही नहीं होगा, इट इज यूनिटलेस, याद रखना, ई इज यूनिटलेस। चलो टेम्परेचर का कितना होगा मेरे भाई, Kelvin/4, ठीक है। और एरिया का कितना होगा बताइए, मीटर स्क्वायर। बस हो गया आपका काम। तो अब आपको अगर सिग्मा का यूनिट पूछा जाए, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो कितना होगा, जूल पर सेकंड Kelvin/4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए थोड़ा दिमाग चलाइए, जूल पर सेकंड, हमारा चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर, एनर्जी बाय टाइम कितना होता है, वॉट होता है ना, ये तो पावर बन गया। देखो जूल पर सेकंड मतलब पावर, केल्विन को ऊपर क्यों ले जाओ, क्या हो जाएगा Kelvin−4, और मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाओ Meter−2। चलो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, उसका यूनिट लिखूंगा, जो हमें रटना नहीं है, इस छठा वाली इक्वेशन में से बना लेना है। तो याद रखना भाई, यूनिट के अंदर ये VIMP है, इसका इक्वेशन, इसका सम, और चैप्टर नंबर 2 11 स्टैंडर्ड यूनिट एंड मेजरमेंट के मुताबिक इसका सिग्मा का यूनिट या तो उसका MLT भी पूछा जा सकता है, जो MLT सबसे मोस्ट टाइम की है, जो आप लोगों को याद रखने के लिए कंपलसरी इस शॉर्टकट को याद रखना होगा, छेटा, इसलिए मैंने शॉर्टकट बताई। इसका रिलेशन कहीं अलग अलग चैप्टर्स में हो सकता है। चलिए इसका मैं आपको MLT बताता हूँ, ध्यान रखना, यहीं से बनाना है, ठीक है। चलो जूल मतलब कितना होगा, आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है, एनर्जी का यूनिट कितना होगा, M1 L2T-2, ठीक है। चलिए सेकंड मतलब कितना होगा भाई, T1 होगा, रेडी, अपॉन Kelvin/4 नीचे की ओर आएगा। अब भाई जल्दी मत करना, भूल हो जाएगा। चलो मीटर मतलब क्या होगा, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मीटर का लेंथ होगा। M2 मत लिखना, ऑलमोस्ट L2 लिखते हैं, ठीक है। L2 नीचे जाएगा, बचेगा क्या, सिग्मा। चलिए भाई तो सिग्मा का हमको कितना MLT मिला, L2 कट हो जाएगा, आपको मिलेगा M1 यस T-3, ये 1 ऊपर जाए तो माइनस हो जाएगा ना, और K मिलेगा K-1, ठीक है। चलिए आपकी बुक में चेक कर लीजिए, M1 L0 T-3 K-4, ओके परफेक्ट आ गया, ठीक है। चलो तो ये बात हो गई इसके छठा वाली इक्वेशन की। और भी मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज करवाई थी जो आपको आज काम आएगी, कि भाई फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी करवाई थी ना, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, इसका एग्जांपल क्या दिया था भाई, सन, ऑल स्टार्स आर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी यू नो E = 1 एज वेल एज A = 1। मैंने हर एक चीज करवाई होंगी एक्स्ट्रा में, वो आपको काम आएगी। कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी भी 100% होगी, उसकी एब्सॉर्प्टिविटी भी 100% होगी, मतलब कि वो जितना आएगा उतना एब्जॉर्ब करेगा और अपने मुताबिक वो हर एक रेडिएशन करेगा हर एक को, ठीक है। चलो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे छठा में जब आपको परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात करोगे तो E कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, रेडी। तो चलिए भाई बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब आपकी बॉडी अगर किसी सराउंडिंग के अंदर है, सराउंडिंग मतलब समझते हो, आपके आसपास का जो सराउंडिंग है उसकी बात हो रही है। इफ बॉडी विथ टेम्परेचर T is kept in surrounding, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होगा, इन सराउंडिंग विच इज एट, सराउंडिंग का टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। विच इज एट टेम्परेचर TF, देन चलिए भाई ऑलवेज याद रखना। अब हम लोग जो लास्ट थ्योरी नेक्स्ट टाइम करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वहां पे भी सराउंडिंग की बात आएगी। सराउंडिंग की बात की जाए तो इस चैप्टर में ऑलवेज इसका सिंबल की तरह क्या होगा, TS होगा, ठीक है। क्या होगा भाई,
TS होगा एंड फॉर T इज ग्रेटर देन TS, मतलब इसका एग्जांपल आप लोग क्या ले सकते हो, गर्म टी, गर्म चाय, गर्म चाय होगी तो क्या करेगी भाई, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, दैट इज कॉल्ड बॉडी, और सराउंडिंग का टेम्परेचर उससे क्या होगा, कम होगा ना ऑब्वियसली, तो वो अपनी एनर्जी क्या करेगी भाई, सराउंडिंग को लूज कर देगी। चलिए समझ में आ गया। तो TS ऑलवेज हम लोग क्या बोलेंगे, अपनी आसपास का सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो क्या होगा बताइए, लॉस ऑफ रेडिएंट एनर्जी, जो अपनी चाय होगी, मतलब कि जो अपनी बॉडी होगी भाई, उसकी बात हो रही है सर, वो कितना एनर्जी लॉस करेगी, द लॉस ऑफ रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम बॉडी कितना होगा, ध्यान रखना भाई, dq बाई dt, जिसे हम लोग बोल सकते हैं h इज इक्वल टू होगा, अब ध्यान रखना, एक बार यहाँ पे t लिखना है, एक बार ts लिखना है, ठीक है, बाकी की हर एक चीज सेम रहेगी ना, बिकॉज बॉडी तो वही है ना, बॉडी तो मेरे भाई वही रहेगी, सिग्मा इंटू ई। चलो यहाँ पे भी छठा वाला इक्वेशन ही काम आएगा। अब हम लोगों को क्या लिखना है, ध्यान रखना भाई, T4 टी की जगह पे T4 माइनस Ts4 लिखना है, ठीक है, इंटू ये आ जाएगा, ठीक है, इतना चेंज हो जाएगा, आपको छठा ही याद रखना है, फिर टी के साथ आप लोग उसे थोड़ा अरेंज करके T4 माइनस Ts4, जहाँ पे टी क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर, और Ts होगा सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो ये शॉर्टकट भी आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है, याद नहीं रखना, याद इससे रखना है, ठीक है, इसमें से आप लोग इससे बना लोगे। इसका भी एकदम छोटा वाला प्रूफ है, लेकिन वो करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद ही रखना है। ओके चलो, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे जो आपके बुक में दिए हुए हैं, उसका डेटा आपको याद नहीं रखना है, ना तो आपको एग्जाम में लिखना है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल डेटा है, ठीक है। चलो अब हम लोग इसे ध्यान देते हैं और न्यू बात करते हैं उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की, दो एग्जाम्पल्स की, रेडी। ओके चलिए भाई, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है बहुत ही मस्त, मैं यहाँ पे आपको हेडिंग लिख के दे रहा हूँ, फॉर, किस चीज के लिए भाई, फॉर फिलामेंट ऑफ बल्ब। आप लोगों ने येलो बल्ब देखा होगा, ठीक है, येलो बल्ब में आप लोग देख सकते हो कि वहां पे बीच में एक फिलामेंट होगा, उसका कंसेप्ट क्या है भाई, उस फिलामेंट में हाई वोल्टेज आप लोग पास करोगे तो वो गर्म होगा, उसमें से लाइट को क्या करेगा, वो रेडिएट करेगा, ठीक है, वो गर्म होगा, वो अपने में से लाइट को एमिट करेगा, जो आप लोग येलो लैम्प बोलते हो ना, येलो लैम्प, उसकी बात हो रही है। चलो उसके बारे में जो डेटा दिया हुआ है वो हम लोगों को लिखना है बुक में सही, ठीक है, डायरेक्टली उस फिलामेंट का आप लोगों को क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है भाई 0.3 सेंटीमीटर। चलो कितना होगा भाई, 0.3 सेंटीमीटर, मतलब क्या होता है 10⁻² मीटर, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए क्या आएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो एक ही बात हो गई, फिर उसका टेम्परेचर बताया गया है 3000 केल्विन, मतलब कि ये जो हमारा फिलामेंट होगा वो आप लोग जब वोल्टेज अप्लाई करोगे, आप लोग स्विच ऑन करोगे तो 3000 केल्विन पे पहुंच जाएगा, उसकी एमिसिविटी होगी 0.4। अब आपको समझ में आएगी मेरे भाई एमिसिविटी का मतलब क्या होता है। देखो मैंने क्या बताया, परफेक्ट ब्लैक बॉडी की कितनी थी 1, तो उसके कंपैरिजन में आप लोग बात कर रहे हो, उसकी कंपेरिजन में इसकी कितनी है 0.4, मतलब कि जितना परफेक्ट ब्लैक बॉडी एमिशन करता है उससे 60% कम हमारा ये फिलामेंट करता है, वो ये बोलने जा रहा है, उसके साथ हम लोग कंपेरिजन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एमिसिविटी। चलिए आपके पास हर एक डेटा है, आप लोग क्या कर सकते हो भाई, इस फिलामेंट में से जो रेडिएशन होगा एनर्जी का वो आप लोग फाइंड कर सकते हो, किस तरह से, कुछ नहीं, सिर्फ आपको डेटा अप्लाई करना है, ठीक है, dq बाई dt इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 6 फिर क्या करना है भाई, यहाँ पे T4 लिखना है, ठीक है। चलिए सिग्मा की वैल्यू आपको बताई गई होगी 5.67 इंटू 10⁻⁸, जो भी हमने लिखी ना 5.7 इंटू 10⁻⁸। चलिए ठीक है, ई कितना होगा 0.4, अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता तो हम लोग 1 लिखते। टेम्परेचर में हम लोग क्या करेंगे बताइए, दिमाग चलाएंगे, देखो कि थोड़ा इसको इक्वल डालते, चलो 3000 मतलब कितना होगा मेरे भाई, 3 इंटू 10⁻³ केल्विन होगा, बताइए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 इंटू 10⁻³ करेंगे, रेशियो कितना आएगा 4। चलिए एरिया कितना होगा 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। चलो आप लोग इसे कैलकुलेट करोगे, बुक में अप्रोक्सीमेट आंसर दिया हुआ है, ठीक है, इसके एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, हमारा जो आंसर होगा वो सही होगा। फिर 5.67 इंटू 0.4 इंटू 3 का 3⁻⁴ है, ठीक है, 3 3 9 9 3 27 और एक बार 3 आएगा भाई, भूल मत करना, मल्टीप्लाई बाई 0.3, चलिए आपको मिलेगा 55.11, एग्जैक्टली 55.11 मिलेगा। चलो पावर की बात करते हैं, ठीक है,
यहाँ पे कितना होगा -8 -4 -12, यहाँ पे कितना होगा 4 3 +12 और इसका -12 कट हो जाएगा भाई, ये आ गया आपका आंसर। रिफाइव क्या होगा, अभी मैंने आपको सिखाया था, वोट आप लोग लिख सकते हो, कितना पावर लूज करेगा, वोट पर केल्विन इनवर्स 4 मीटर इनवर्स 2, ठीक है। चलो ये आ गया आपका एक आंसर कि भाई जो बल्ब होगा येलो बल्ब, उसमें से इतना पावर रेडिएट होता होगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल दिया हुआ है, मस्त एग्जांपल अपनी ह्यूमन बॉडी के लिए, बहुत ही मस्त एग्जांपल है, हमारे ऊपर ही एग्जांपल है, ठीक है। हमारी बॉडी कितना रेडिएशन करती है, कितना वोट। ओके चलिए, ह्यूमन बॉडी के लिए क्या दिया गया है, चलो फास्ट देखते जाइए आप लोग। हाँ, आपको उसका बॉडी का टेम्परेचर दिया हुआ है अराउंड 28 डिग्री, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ बॉडी टीबी लिख रहा हूँ। 28 को आप लोग कंपल्सरी क्या करोगे, केल्विन में कन्वर्ट करोगे, भूलना मत भाई। केल्विन में कन्वर्ट करोगे कितना होगा, +273 होगा, आपको मिलेगा 301 केल्विन। सोच लीजिए, क्या मैं 301 को 3.01 10⁻² केल्विन लिख सकता हूँ, क्यों, वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा, ठीक है। आपको बहुत इजी रहेगा, देखो। और सराउंडिंग का टेम्परेचर बताया गया है। अब सराउंडिंग की बात आएगी, ध्यान रखना, आपके आसपास का टेम्परेचर ऑब्वियसली कितना होगा, आपको 22 बताया गया है, ठीक है। आप लोग क्या करोगे भाई, 22 में फिर से 273 ऐड करोगे, कितना होगा 295 केल्विन होगा, ठीक है। चलिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.95 × 10⁻² लिख सकता हूँ, जो भी आपको काम आएगा। आप लोगों को क्या फाइंड करना है भाई, होगा आप लोगों को बॉडी का अप्रोक्सीमेट एरिया दिया गया है 1.9, ठीक है, 1.9 मीटर स्क्वायर, और ऑब्वियसली एमिसिविटी भी दी जाएगी, कितना होगा भाई 0.97, हमारा बॉडी का एमिसिविटी होगा 0.97, देखो, ठीक है। आप लोगों को इसमें से हीट रेडिएशन फाइंड करना है। चलो अभी मैंने आपको स्टीफन बोल्ट्जमैन वाली शॉर्टकट बताई, दोनों शॉर्टकट का आप लोगों ने यहाँ पे यूज भी किया, देखो क्या होगा बताइए। हाँ, कितना एनर्जी लॉस करेगा भाई, H=dQ/dt 6 टा, मतलब अब क्या होगा बताइए, T⁻⁴ - Ts⁴। यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो कि बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस किया। चलिए चलो भाई, सिग्मा कितना होगा 5.67, अभी हम लिखा ना, × 10⁻⁻8, ठीक है। चलिए इंटू ई कितना होगा, आपको दिया हुआ है 0.97, अब आपको पता चलेगा, यहाँ पे हमने पॉइंट में की लिखा है, ठीक है। चलो कितना होगा 3.01 × 10⁻²⁴। ये आंसर आपके बुक में अराउंड 60 वोट दिया हुआ है, ठीक है, 60 वोट, एग्जैक्टली कितना आएगा 55 वोट, ध्यान में रखना, समझ गए। चलिए टीएस कितना होगा भाई 2.95 × 10⁻², इसकी पावर 4 आएगी, इंटू, चलिए एरिया कितना होगा ह्यूमन बॉडी का 1.9, रेडी। ओके चलिए भाई, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पे आएगा 5.67 × 0.97, चलिए कितना होगा 5.4999, मतलब 5.5 हो जाएगा, × 10⁻⁻8। चलिए अब ध्यान रखना भाई, 3.01 करना है, मतलब 3.01 मल्टीप्लाई बाई 3.01 मल्टीप्लाई बाई 3.01, आप भी ट्राई करना, मल्टीप्लाई बाई 3.01, आपको मिलेगा 82.1 अप्रोक्सीमेटली 82.1। चलिए पावर कितना होगा, ध्यान रखिए भाई, पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा, पावर h2 पावर होगा, तो भूल मत करना, 2⁻⁴ मत कर डालना, 2 4 8, जितना होगा 10⁻8, ठीक है, माइनस। चलिए अब बात आएगी 2.95 4 टाइम्स, 2.95 × 2.95 × 2.95 × 2.95, आपको मिलेगा 75.73, ठीक है। चलिए 75.73, अब यहाँ पे भी पावर कितना होगा 2 4 8 10⁻8, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा भाई, ह्यूमन बॉडी का एरिया हो गया। चलो अब लास्ट पे बचेगा मेरे भाई, थोड़ा सोच लीजिए, अब आपको कितना इजी लेगा, देखो 10⁻8 यहाँ पे कॉमन निकलेगा, इस 10⁻⁻8 के साथ कट हो जाएगा कंप्लीट। सबसे पहले हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, आप भी ट्राई करना, 82.1 - 75.73, ठीक है, जितना आएगा उसके मल्टीप्लाई कितना करोगे 5.5, उसके मल्टीप्लाई कितना करोगे 1.9, ओके, आपको मिलेगा 66.56। चलो आप लोग आंसर चेक कर लीजिए, परफेक्ट आ जाएगा,
यस अराउंड 66 वॉट, देख लो आप, पर मीटर स्क्वायर एरिया केल्विन वॉट। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पे हो गया आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एकदम कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, लास्ट थ्योरी कौन सा, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, उसको पूरा करेंगे, वो भी रेडिएशन के अंदर जाएगा। आप लोगों को एक काम करना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो आप लोग पढ़ के थक गए होंगे, उतनी बार आप लोगों ने 8, 9, 10 में स्टडी किया होगा, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट बनाया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोगों को होमवर्क में वीडियो देख के या तो उसे पढ़ के टेक्स्ट बुक में से टिक करके पूरा समझना है। कुछ समझ में ना आए तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। रेडी? So thanks for watching this video. Take care of yourself and see you soon in the next lecture.